तो मास्क लगा के जब जेल का देखने गया तो वहाँ लोग जो उनकी हालत, जैसे अपन भेड़ बकरियों को जब बाड़ा बनाते हैं और बाड़े में इकट्ठा करते हैं और एक स्मेल जो वहाँ से निकलती है, तो मैं ये देख रहा था कि सोने की तो दूर, बैठ भी नहीं सकते ठीक से। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई आपको कोई कह नहीं जाता है कि आप इतना पैसा दो किसी को, और किसी को पैसा दे भी रहे हो तो उसका रीज़न तो पूछ लो कि साहब मैं जो सर्विस मांग रहा हूँ वो आप दे रहे हो या नहीं दे रहे। और वो भी लोग ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं कि उनको ये तक पूछने की हिम्मत नहीं करते, वो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं हम तो फ़ौरन जा रहे हैं अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, कि मैं तो फ़ौरन जा रहा हूँ। अब बताओ इसका कैसे क्या सोल्यूशन। अब मेरे पास उनका थोड़ा सा डिटेलों में गुलाब चंद कटारिया साहब वहाँ पे दिल्ली चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं उनको कह के 1 मिनट में उठवा दूँ। कह रहे हैं कि एजेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, ये कैसे पता चले। देखो कोई भी पैसा आपसे मांग के पैसा लेके कोई सर्विस नहीं देगा। ये सिर्फ ये टाउट जो एजेंट जिनको बोल रहे हैं आप, ये उनका एक खेल है। ये परमानेंट रेजिडेंट जो है, परमानेंट रेजिडेंस का टाइटल आपको पैसा देकर मिल जाए, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अपना गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी की एनआरआई से या वहाँ पे शादी हो गई वहाँ चले गए। पुलिस और प्रशासन की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जो केसेस है फ्रॉड की, कितने केसेस अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें क्या क्या कार्रवाई हुई है, भ्रामक इनकी उसमें आके आप लोग अपनी हार्ड एंड मनी को वेस्ट नहीं करें। क्लब मारवाड़ श्री गंगानगर मैन ऑर्गेनाइजर, इसके महिपाल ग्रुप ऑफ श्री गंगानगर मैन ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर इस आज के इवेंट के हैं अग्रवाल सदन श्री गंगानगर, मीडिया पार्टनर ऑफ होल इवेंट एसबीटी न्यूज़ और शांति बॉर्डर टाइम्स। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रहते हुए बहुत सारे लोगों को देखा, तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियों के साथ मिस्टर विवेक जैप। और नाउ आई वुड लाइक टू ओवर दिस माइक्रोफोन टू दिस डिग्निटी ऑफ द इवनिंग, मिस्टर विवेक जैप। अपने इंडिया का एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ, इंडिया में जितनी मैं सऊदी अरब में था तो करीब 10 लाख इंडियन जो काम करते थे वहाँ पे वर्क वीज़ा पे थे। तो मुझे बताया गया है कि सर यहाँ अपने इंडियंस और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग बहुत जेल में हैं और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो मैंने अपने स्टाफ से मैंने कहा मेरे एक विजिट अरेंज करो, मुझे जेल का इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि देखे कितने लोग हैं यहाँ पे। तो मैं जब विश्वास करो, जब मैं गया वहाँ पे तो डायरेक्ट जेल ने मुझे मास्क दिया पहले कि सर आप नहीं खड़े हो सकते वहाँ पे। तो मास्क लगा के जब जेल का देखने गया तो वहाँ लोग जो उनकी हालत, जैसे अपन भेड़ बकरियों को जब बाड़ा बनाते हैं और बाड़े में इकट्ठा करते हैं और एक स्मेल जो वहाँ से निकलती है, तो मैं ये देख रहा था कि सोने की तो दूर, बैठ भी नहीं सकते ठीक से। और ऐसी हालत में कोई व्यक्ति कितने दिन के नाम से रह सकता है जीवित। तो वो 1-2 मीटिंग वो डायरेक्टर जेल के साथ करनी पड़ी, उसके बाद भी एक फ्रेंडली रिलेशन हो गया उनके साथ। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया भाई ऐसे तो ये मर जाएंगे और ये सारे कमाने के लालच में आए हुए हैं, और यदि इनकी हेल्प नहीं किया तो ये पक्का इनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात मानी और मैं एम्बेसी से एक ऑफिसर को डेप्यूट कर दिया। वो विजिट करता था, 40-45 लोगों का एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनाता था, और उनके बाद ये सऊदी अरेबियन एयरलाइन से उन्हीं की कोच से डेली मतलब एक फ़्लाइट में कोई ना कोई 40 से 50 लोगों को इंडिया भेजता रहता था। और वो बड़ा मतलब वो कहते थे, मैं तो उनको याद भी नहीं कि कौन कौन को कब कब भेजा, लेकिन वो एक दिमाग था मेरा कि वहाँ से तो कहीं ज़मीन बेच के, कहीं पैसा गिरवी लेके, किसी तरह अपना विजिट वीज़ा, वो वर्क वीज़ा, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल। यदि मैं सबको गिनाना शुरू करूँगा मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत टाइम निकलेगा हमारा उस पर, नहीं कि क्या होता उनके साथ क्या नहीं है। मैं एक्चुअली मुझे जो बुलाया गया कि भी जाते समय क्या क्या प्रिपरेशन ले सकते हैं जिससे हमें इस तरह की परिस्थितियाँ ना हो और हम बच सकें। तो क्या है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत 4-5 टॉपिक है जिन पर मैं ब्रीफ करूँ, बाकी क्वेश्चन किसी के डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे अलग से एक एक करके। तो पहला तो मैं लेता हूँ पासपोर्ट पे। पासपोर्ट में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रहा हूँ यहाँ पे 4 साल, और उसमें भी जो टाउट्स का जो रोल होता है वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैंने टाउट्स के रेड करना, यहाँ तक कि पुलिस भी उनको कोऑपरेट करती है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया उस समय कि एसपी को फ़ोन कर रहा हूँ, एसपी नहीं आ रहा साइड पे, और मैं डीजीपी को कहना पड़ रहा हूँ मुझे, और फिर मैं जा रहा हूँ तो उससे पहले वो सारे टाउट्स गायब, सबकी दुकानें बंद। तो मैंने करीब 5 मंथ्स करीब 500 FIR करवाई उनमें, जिनके खिलाफ जो भी मुझे मिला उसको सीधा पुलिस को रजिस्टर करो FIR। तो कुछ अफसर सारे ऐसे नहीं होते, कुछ अफसर बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। तो उन्होंने कहा जैसा बताइए ये करना है। तो उसके बाद भी ऐसा टेरर हुआ राजस्थान में, शायद मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता होगा, मेरा 4 साल का टेन्योर में, कि वो टाउट ये इंतजार करने लगे कि जैसा कब जाएँ यहाँ से और हमारा वापस वो दिन आए।
मेरे ऑफिस के स्टाफ वाले ये देखने लगे कि ये निकले यहाँ से, 3 साल पूरा करे और निकले यहाँ से। तो मैं कहा मेरे को तो जब गवर्नमेंट बुलाएगी मैं तो उसके लिए आया था, और चला भी जाऊँगा, चला भी गया। फिर यहाँ से गया, फिर मेरे को डायस्पोरा दे दिया है। तो कहने की बात है कि पासपोर्ट में सिर्फ कुछ नहीं करना होता, मैं उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्लासेस मैं TCS वालों को भेज के उनको टीच करवाता था कि भाई कैसे क्यों टाउट्स के पास जाना ही ज़रूरी क्यों है। आप ऑनलाइन कंप्यूटर उठाओ, passportindia.com पे जाओ, एप्लीकेशन में फ्रेश पासपोर्ट है, रिफ्रेश मतलब फर्स्ट टाइम पासपोर्ट है, रिन्यूअल है, डैमेज है, लॉस्ट है, कौन सी कैटेगरी वो इंडिविजुअल जानता है सारा, आपके बच्चे भर देंगे आपको, और उसको वो अप्लाई करो। अपने ऑनलाइन फीस है, फीस जमा कराओ, आप डेट जो वीक में जो सुटेबल है आपके लिए, जिस दिन कन्वीनियंट डेट हो उस दिन जाके अपना बायोमेट्रिक फोटोग्राफ कराओ, पासपोर्ट बन के आपके घर आ जाएगा। यदि वेरिफिकेशन क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए भी एक तत्काल यदि मुझे बहुत ही अर्जेंट पासपोर्ट बनाना है, कुछ लोगों की जो शिकायतें आती हैं कि उनको तत्काल जाना है लेकिन अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल में। अब जब गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दे रखी है कि तत्काल और नॉर्मल के 1500 रुपये कुछ है, तत्काल के 2000 एडिशनल फीस है, तो गवर्नमेंट सर्विस चार्ज ले रही है और आप जमा आपकी एमरजेंसी आपको पता है, तो फिर क्यों नहीं तत्काल में अप्लाई किया जाए। क्योंकि आप कर तो नॉर्मल रहे हो, फिर अफसरों को टेलीफोन करके साहब जल्दी करवा दो, मुझे तो आज ही फ्लाइट है, शाम की फ़्लाइट है, तो वो तो नहीं होता। गवर्नमेंट कभी भी पैसा नहीं छोड़ती। तो तत्काल में 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 19 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है साइट पे, उसमें से कोई 3 एड्रेस प्रूफ के जो आइडेंटिटी है वो आप साथ में भेजो, और आप तत्काल में अपना बायोमेट्रिक पासपोर्ट आप बन के घर आ जाएगा और वेरिफिकेशन होती रहेगी। यदि एड्रेस भी डाल दी पुलिस ने तो नोटिस आएगा, उसका जवाब वापस आके दे दो कि साहब मैं था नहीं, या कोई बात थी, किसी का केस होता है, कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, तो कोर्ट केस यदि चल रहा है तो कोर्ट के NOC ज़रूरी होती है, और NOC के बिगैर पासपोर्ट यदि आपने वो हाइड किया तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का वो उसमें क्या नोटिस आएगा और आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा जाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो ये रूटीन चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी टाउट्स के चक्कर में पड़ना है जिनको आप अनाप शनाप पैसा दोगे और प्रॉब्लम और होती है वो अलग है। तीसरा जो चेंजेस जो हुए मेरे जाने के बाद मैं वो बता देता हूँ आपको। पहले क्या होता था कि लेडीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ये कहा था कि लेडीज़ को यदि अपने बच्चे के पासपोर्ट में फादर का नाम नहीं देना चाहे तो वो नहीं दे, कोई बंदिश नहीं है उसको, और वो बीच में शुरू भी हो गया था। लेकिन बाद में पेरेंट्स की तरफ से ना फादर की तरफ से कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम तो आना ही चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वापस रिवर्ट किया है, और अब ये ज़रूरी हो गया है कि बायोलॉजिकल बच्चे का पेरेंट्स का नाम, तलाक भी ले लिया, डिवोर्स भी हो गया, तब भी उसके फादर का नाम उसमें आएगा ही आएगा। तो यदि आपने नहीं दिया है और वो नोटिस आया, क्लैरिफिकेशन मांगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग का वो एक हो गया, कब तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा दोबारा, कब आप वहाँ जाएंगे, तो उसमें आपका वो होगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जो भी भरो फॉर्म में वो करेक्ट भरो, तो वो एक तो वो चेंजेस है। दूसरा 3 केस ऐसे हैं जिनमें पासपोर्ट के लिए बुलाया जाता है। जो डेट ऑफ बर्थ का एक तो केस होता है, मैट्रिकुलेशन वाली जो डिग्री होती है, आपका 10 सर्टिफिकेट होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ बच्चे कम लिखवा देते हैं पेरेंट्स बच्चों का, और बच्चों का क्या है कि कम उम्र करके लिखवा दिया। जो उसका हॉस्पिटल का जो सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उस पर कुछ और डेट होती है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि एक बच्चा 2 दिन पैदा नहीं हो सकता, तो उस पर नोटिस आ जाएगा आपके पास, और नोटिस में कि भाई इस बच्चे की ये डेट ऑफ बर्थ सही है, ये वाली, और वो स्कैन होता है। आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, तो ऑनलाइन प्रोसेस में वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो गए, अब वो ऑब्जेक्शन हो गए होगा, तो आपको एक डेट ऑफ बर्थ बनी है, और वो बर्थ सर्टिफिकेट में जो दिया हो वो। अब यदि 10वीं की मार्क्स में तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कराओ, उसको ये चेंज करो, MCD वगैरह जहाँ से भी इशू हुआ है उनसे बोलो कि ये गलती से हो गया, ये कहीं से एजेंट ने डाल दिया या किसने बनवाया था, उससे उसको करेक्शन करके फिर ये अप्लाई करो जिससे जल्दी बन के करा जाए। तो पासपोर्ट का तो मुझे नहीं लगता, बाकी किसी को डाउट्स होंगे तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब जो बाद में जो इशू आ रहा है आजकल, जो मैं देख रहा हूँ रोज़ अखबार में डेली, किसी ने वो 65 लाख का घपला हो गया, किसी को 27 लाख का हो गया, तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई आपको कोई कह नहीं जाता है कि आप इतना पैसा दो किसी को, और किसी को पैसा दे भी रहे हो तो उसका रीज़न तो पूछ लो कि साहब मैं जो सर्विस मांग रहा हूँ वो आप दे रहे हो या नहीं दे रहे। मुझे एक मान लो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आजकल तो वेबसाइट पे आप सर्च करो, सब कुछ अवेलेबल है। उस यूनिवर्सिटी के लिए भी कोई भी चीज़ होगी, उस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी आप जाके उनको पैसा दे रहे हो, और फिर भी दे रहे हो, चलो फैसिलिटेट कर रहा है आपको, एक कंसल्टेंसी की फीस के प्रोसेस की फीस के तौर पे आप दे रहे हो, तो उसे कम से कम ये तो पूछो कि भाई मुझे प्रोजेक्ट तो दे दो यूनिवर्सिटी का,
और वो क्या इक्वल सर्टिफिकेट, उसका डिग्री जो सर्टिफिकेट है तो हमारी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड भी है कि नहीं हमारी यूजीसी से। अब यूजीसी से रिकॉग्नाइज नहीं तो उस डिग्री का लेके करोगे क्या जो आपके किसी काम की नहीं है। अब वहाँ से पढ़ के भी आओगे तब आप किसी और उसमें जॉब के लिए ऑफर, तो जब अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट तो मानेगी नहीं। दूसरी चीज़ जो मुझे पता चला कि फेक यूनिवर्सिटीज़ कुछ कनाडा वगैरह उनके बारे में मैंने सुना है कि कनाडा में जाने के लिए लोग इतना वो एक्साइटेड होते हैं कि आप लाखों लोग करोड़ों लो लेकिन मुझे कनाडा भेज दो। अब कनाडा जाने के लिए कुछ तरीका ढूंढते हैं फिर। तो कनाडा के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एक्चुअली वहाँ पे क्या करते हैं, फेक यूनिवर्सिटी कोई बिल्डिंग है उसको हायर कर लिया है। तो वहाँ क्या होता है कि ये फेक यूनिवर्सिटी को हायर करके कनाडियन गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट से उसका जो एक अप्रूवल है, परमिशन है ऑपरेट करने के लिए, तो वो तो दे देती है अपने जैसे यहाँ दे देते हैं कि भाई तुमने एक स्कूल है परमिशन भी ले लो। लेकिन वो कोई नहीं देखता है कि उसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज्ड उस कैटेगरी में डाल भी रखा है या नहीं डाल रखा। उसकी यूनिवर्सिटी को इक्वलेंट यूनिवर्सिटी माना, अपने जैसे अपन बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, तो उसके इक्वलेंट डिग्री को उसको रिकॉग्नाइज किया है भी हुआ नहीं गवर्नमेंट ने, कोई नहीं चेक करता। इनका सिर्फ ये कहा भेज दोगे हमें, वहाँ से वो भेज देते हैं उसको, उसका एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर दे देते हैं वहाँ के, क्योंकि उस गवर्नमेंट से परमिशन है, वो कोई नहीं चेक करता, उसको वीज़ा भी दिलवा देते हैं, वीज़ा लेके चला जाता है। उनका काम सही होता है, रिक्शा चला लेंगे, टैक्सी चला लेंगे, कोई काम पढ़ना होना नहीं होता उनका। लेकिन जो रिक्रूटिंग एजेंट इसके लिए मैंडेटरी है, जो मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीजी डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स में, वो एक लाइसेंस देता है, इनको सर्टिफिकेट देता है कि आप इंटाइटल हैं, जिसको रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो ऑल ओवर इंडिया में, उसकी वेबसाइट पे लिस्ट पड़ी हुई है। आप उसको चेक करो, उसका नाम डालो कि भाई ये आर ए का जो ऑफिस होगा उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। आप जाओगे किसी भी आर ए के पास, रिक्रूटिंग एजेंट के पास, तो उसके ऑफिस के ऊपर यदि वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब समझ लो फर्जी है, ये इंटाइटल ही नहीं है, ये किसी को भी नहीं भेज सकता। और यदि इसने भेजा है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी वो इमिग्रेशन एक्ट का वायलेशन है। इमिग्रेशन एक्ट 1983 का बिल्कुल वायलेशन है, उसके खिलाफ ये मानव तस्करी जिसके ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, ये वो केस रजिस्टर कभी भी करवा सकता हूँ कि उसने पैसा ले लिया और उसको भेज दिया और उसके पास ये इंटाइटलमेंट या सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो जब नहीं है तो उसको किसने कहा कि तुम भेजो, और ऊपर से पैसा वो ले रहा है, मतलब जॉब की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जॉब की गारंटी जब देगा जब उसने सही तरीके से भेजा हो। एक रिक्रूटिंग एजेंट अखबार में डिस्प्ले करवाएगा, उसको ऐड देगा, उसके अगेंस्ट में वैकेंसी, अवेलेबल वैकेंसी कितनी वो बताएगा, उसकी क्वालिफिकेशन बताएगा, उसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कैसा होगा, उसकी क्या जो एलिजिबिलिटी में रिटन टेस्ट के थ्रू होगा या इंटरव्यू के थ्रू होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ डिस्प्ले करेगा। और यदि नहीं किया तभी इमिग्रेशन रूल्स उसका वायलेशन है। वो ये चीज़ें यदि वो नहीं करता इसका मतलब डिफॉल्टर है, और उसके वो जाके कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा के उसको अरेस्ट करवाने का वो क्लेम कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे पुलिस भी केवल देखती है, मुझे नहीं मालूम क्या कोई उसके पीछे रीज़न है, लेकिन इतने केसेस जो रोज़ अखबार में आ रहे हैं, मैं डॉक्टर मंजू कलेक्टर साहिबा से कहना चाहूँगा कि इतने यहाँ पे 3 दिन हो गए मुझे देखते हुए, 3 दिन में 3 दिन अखबार में कोई ना कोई फ्रॉड का केस मतलब पब्लिश अपने न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है। तो कोई ऐसा न्यूज़पेपर आने के बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं होता उनके लिए? और जब तक आप उन पर डरना ही नहीं पड़ेगा, जब तक उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होगा, किसी को कोई डर नहीं होगा। और डेली ये केसेस होते रहेंगे। आप एक दिन फ़ोन करोगे, दूसरे दिन फ़ोन करोगे, वो अपना ऑफिस बंद करके गायब हो जाएंगे और फिर कहेंगे 2-3 महीने बाद वो सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो चक्कर लगाएंगे, उनके पेरेंट्स वगैरह, सरपंच वगैरह गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो इनसे बचने का तरीका जो मेरे समझ में आता है कि वो थोड़ा सा पुलिस को सख्त होना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि ये विश्वास करो कि जो भी व्यक्ति को 27 लाख रुपए देने की कैपेसिटी रखता है तो वो खुद के पास तो होंगे नहीं, वो पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस करता होगा, कुछ ज़मीन को गिरवी रखता होगा, कोई प्रॉपर्टी को बेचते होंगे और फिर ले जाके ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जिनका कोई एक्सटेंस नहीं है, वो खुद ही फ्रॉड है। मतलब एक जो फ्रॉडर जो होते हैं, ये जैसे भाई कोई मिल गया उसको छीन लो, ये एक तरह की चोरी ही है। जैसे अपनी चोरी किसी को जाके घर से चुपचाप उठा लाओ या आंखों के सामने उठा लाते, और फिर उसके बाद वो घर वाले परेशान, फ़ोन नहीं उठाएंगे, उनकी ज़मीन गिरवी रख दी, जो एग्रीकल्चर का थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो भी गए, उसके काम से भी गए। अभी मेरे से वो जो बैठी है महिला जो बॉम्बे से हैं, ये 15 शायद लड़कियाँ हैं जो नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं, इनको कहना जो पैसा लेकर गायब,
अभी मेरे को कहना चलो नंबर दिया, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई तुमने मेरा कॉल तो उठा लिया उसने, मैंने कहा पैसा क्यों नहीं दे रहे, सब मैंने लिए ही नहीं, मेरे को तो इतना ही रुपए दिया था। मैं आपको बता दूं कि जो रिक्रूटिंग एजेंट है वैलिड एजेंट है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है, गवर्नमेंट का लाइसेंस है जिनके पास, वो 30,000 प्लस GST, इससे ज़्यादा पैसा वसूल कर ही नहीं सकते वो। 30,000 प्लस GST, वो भी वो छोटे मोटे। रेपुटेड रिप्रेजेंटेंट का जो कंपनी जो मैन पावर बुलाती है वो उनकी एयर टिकट, इंश्योरेंस कवर, उनके अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, वो सब करवा के देती है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उस पर वो जो फॉरेन एम्प्लॉयर होता है उसका साइन, रिक्रूटिंग एजेंट का साइन और अब माइग्रेंट्स का साइन, यानी जो वर्कर जो जाने की बात कर रहा है, इन तीनों का साइन होता है। और उसके बाद वो वीज़ा कौन सी कंपनी में जा रहा है, कब की फ़्लाइट है, वो सारी कंपनी दे रही है, उसको जेब से एक पैसा नहीं देना होता। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, यहाँ तो मैन पावर के नाम से, सब मैन पावर सप्लाई के नाम पे, या तो लोगों को बस कितना पैसा इकट्ठा करते हैं लोग, और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। हमारे एक मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में, इतना रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बुला के मीटिंग और उनको ये डायरेक्शन जो इशू करते हैं, लेकिन धरती पे वो दिखता नहीं, कहीं भी नहीं दिखता। मैं लास्ट ईयर तक जब तक सिस्टम में था कितनी मीटिंग की होंगी और कितने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, पर नीचे लेवल पे मुझे उसका कोई असर दिखा नहीं कि भाई अब बंद हो गया या कम केसेस होने लग गए। मैंने कल पूछा, मैं आने से पहले मिनिस्ट्री में बस टेलीफोन किया, मैरिटल केस, NRI मैरिज, 9,434 केस पिछले 5 साल में रजिस्टर हुए विदेश मंत्रालय में। और वो कौन से केसेस हैं? जो शादी किया, या तो ये कह के छोड़ के चला गया, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ फिर बुला लूँगा तुम्हें, उसके बाद तुम शक्ल नहीं देखी लड़की ने कभी, या दोनों ने शादी मैरिज एक्ट के तहत शादी की, दोनों में से एक सेपरेटली या साथ साथ चले गए, उसके बाद में कभी शक्ल नहीं देखी उन्होंने। कुछ लोग NRI के वहाँ से आते हैं, कुछ दिन के लिए उनको लाल वो देते हैं, साहब हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस है, और यहाँ आके और वो डोवरी करते हैं, 15-20 दिन वो साथ में रहते हैं, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि स्पाउस वीज़ा भेजते हैं, आप आके ज्वाइन कर लेना। वो ज्वाइन क्या कर ले, उसको तो फ्रॉड है, वो 15-20 दिन बिताते हैं और निकल के चले जाते हैं। उसके बाद हम इंतजार करती रहती है औरत, जो लड़की, उनके घर वाले परेशान, वो परेशान, उसके वेयर अबाउट तक नहीं पता होता उनको कि आप सम्मान, अच्छा यहाँ के कोर्ट होगा, इनको कहते हैं कोई केस में FIR हुई, चार्जशीट फाइल हो गई है, सम्मन भेजे किसको, और सम्मन किससे भेजे, मालूम है मुझे एड्रेस, तो किसको भेजोगे सम्मन, और वो लड़का लेने से मना कर देगा। लेकिन ऐसे केसेस यदि होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे केसेस में यदि सिविल नेचर का केस है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उसका एक सेक्शन है, डिवीज़न है, उसको आप भेजो, कोर्ट को बोलो, एडवोकेट को बोलो कि सर को सम्मन कराओ, और वो उसके थ्रू, उनके गवर्नमेंट के थ्रू उस व्यक्ति तक सम्मन पहुँच जाएगा, अगर उसके पास एक्स पार्टी का अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। ये अरेस्ट वारंट लुकआउट सर्कुलर इशू करो, वो जैसे लुकआउट सर्कुलर इशू होगा उसका पासपोर्ट इम्पाउंड हो जाएगा। पासपोर्ट इम्पाउंड के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाता है, PSP डिवीज़न के पास जाता है, वो RPO को डायरेक्शन देता है भाई इसका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लो। वो 3 नोटिस देके एक वीक का, वो यदि जवाब नहीं देता तो पासपोर्ट इम्पाउंड हो जाएगा। जिस दिन पासपोर्ट इम्पाउंड होगा इलीगल माइग्रेंट्स होगा, जिस कंट्री में होगा इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब इलीगली स्टे करता है वो, क्योंकि उसका पासपोर्ट वैलिड रहेगा ही नहीं, और जब पासपोर्ट वैलिड नहीं रहेगा तो वो रह कैसे सकता है किसी कंट्री में, वो वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल। अब वो जैसे ही ट्रेवल करेगा किसी भी इमिग्रेशन पॉइंट पे, उसको वहाँ डिटेन कर लिया जाएगा, वहाँ अरेस्ट कर लेंगे उसको, अरेस्ट करते ही कोर्ट को सपोर्ट कर देंगे, कोर्ट उसको कैसे पनिश करता है, क्या करता है, उनका वो मेंटेनेंस का जो भी होता है, बाकी का जो उसको सम्मन सर्व नहीं होने की वजह से जो पेंडिंग रहता है केस, वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि ऐसे गायब हुए व्यक्ति को कैसे वापस लाया जाए। तीसरा जो इशू इसमें जो होता है कि बच्चों को वहाँ पे क्या डिपेंडेंट वीज़ा पे ले जाते हैं। डिपेंडेंट वीज़ा होता है, स्पाउस होता है, शादी हो गई और वो स्पाउस वीज़ा के बना के, लेकिन वो डिपेंडेंट दिखाता अपने पर, वाइफ को अपनी मेरे ऊपर डिपेंडेंट, वहाँ जाके और उसको वो मैरिटल जो डिस्प्यूट होते हैं, कुछ उनको झगड़ा हो गया, तो वो डिपेंडेंट के जो एप्लीकेशन है डिपेंडेंट वीज़ा के, जो उसके उस बेस पे उसको वीज़ा मिला हुआ उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और विड्रॉ करते ही वो इलीगल माइग्रेंट्स हो गई। उसको एक दिन भी, मतलब 3 दिन का मैक्सिमम, वो भी अपनी कस्टडी में उसको नोटिस दे देंगे कि इस तारीख तक आप देश छोड़ो। अब वहाँ उसके बच्चे यदि हैं तो बच्चे भी वहीं, हस्बैंड भी वहीं, लेकिन वो नहीं रहेगी वहाँ पे, उसको वहाँ से निकाल देंगे। अब वो क्या करेगी, आके यहाँ केस करेगी, और केस करेगी तो केसेस कितने लंबे चलते हैं,
उसके लिए पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक INA डिवीज़न बना हुआ है, इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप वहाँ में महिला आयोग में चले जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चले जाओ, उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दो। लेकिन ऐसे केसेस में कुछ नहीं होता कि लड़की तो इंडियन है, लेकिन लड़का चाहे बेसिक इंडियन है लेकिन उसने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, यहाँ से वो इंडियन नहीं है। अब उसने ब्रिटिश की नेशनलिटी ले ली, USA की नेशनलिटी ले ली, कनाडियन नेशनलिटी ले ली, और वहाँ ये कंट्रीज जो डेवलप कंट्री हैं वो अपनी सिटीजनशिप की सीक्रेसी कभी भी लीक आउट नहीं करते। कभी कोई किसी आप मांगोगे किसी गवर्नमेंट का ऑप्शन मांगे नहीं देते, वो कहते नहीं हम प्राइवेसी की डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब जब प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे जो NRI हैं या PIOs हैं, OCI कार्ड होल्डर्स हैं, उनसे अपनी लड़की से शादी करने से पहले 1000 बार देखो, अपने रिलेटिव से जो सर्कल है, फ्रेंड्स है, NGOs है, पैनल NGOs है, अपने वहाँ पे एम्बेसी के जो रजिस्टर्ड हैं, ऐसी NGOs को भेज के उसकी वेरिफिकेशन पूरा थॉरोली वेरीफाइड करो कि उसने क्या क्या बोला है, क्या इसके पास गाड़ियाँ हैं, मोटर हैं, बंगला है, इमिग्रेशन स्टेटस क्या है उसका, ये सारी चीज़ चेक करके वेरीफाइड करके जब विश्वास हो जाए कि भाई हाँ, लोग क्या करते हैं कि NRI भाई वो है लड़का और पता नहीं इसके पास क्या, कोई ग्रीन कार्ड के चक्कर में अपनी बच्ची को और सीक्रेसी और बनाए रखता है कि किसी को डिस्क्लोज हो गया तो पता नहीं ये रिश्ता ही हाथ से नहीं चला जाए। फिर हाथ से जाओ चले जाओ, कम से कम उसके बारे में वेरीफाई तो कर लो कि लड़का जिससे मेरी लड़की की शादी कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ ठीक है या नहीं है। ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले तो बहुत हैं। तो वो इस तरह की गलतियां करते हैं, उसी का कारण होता है कि उनकी बच्चियां जो है बहुत सफ़र करती हैं। जब लड़कियां सफ़र करती हैं तो उनके पेरेंट्स कहाँ का चक्कर नहीं लगाते, वो उस समय ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी हेल्प कर रहे, मतलब हमें कुछ तो गाइडेंस, मतलब कुछ तो आइडिया दे दे जैसे हम किसको अप्रोच करना है, किस पे बात करनी है, किस से बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा वो बातें बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे चीज़ों में मत फंसो। ये NRI मेटल केस, वर्क वीज़ा में टूरिस्ट वीज़ा के अलावा टूरिस्ट वीज़ा लेके आप काम के चक्कर में कभी मत जाओ, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसका स्टेटस चेंज नहीं होता, वो सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए दिया जाता है, जिसमें मेडिकल वीज़ा अलग से, कई हेल्थ केसेस में मेडिकल वीज़ा लेते हैं, स्टूडेंट का स्टूडेंट वीज़ा होता है, बिजनेस का बिजनेस वीज़ा होता है, विजिट के लिए जाओ तो विजिट वीज़ा होता है। उसकी कैटेगराइज के रखी है हर कंट्री ने, हर उसका जो VOI का हो या होम मिनिस्ट्री, जैसे अपनी होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, सबको कैटेगराइज अलग अलग कंट्री ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। तो उनको पूरी तरह से प्रॉपरली कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, इंश्योर करो कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, इनमें कोई गलती नहीं है, शादी किसी के साथ कर रहे हैं लड़की की तो वो पूरी तरह से सही है, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिया। वेरीफाई करवाने को दिक्कत नहीं है, NGO है, अपनी एम्बेसी काउंसलेट तो सब जगह ही हैं, उनको भेजो, लेटर भेजो, मेल भेजो, उनके डॉक्यूमेंट्स भेजो, वो अपने आप वेरीफाई करके आपको थोड़ा टाइम ले लें, 15-20 दिन ले लें, महीना ले लें, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके भेज देंगे, जवाब दे देंगे। और मैं कहता हूँ यदि कोई आपको कोई हेल्प नहीं करे तो मेरे को भेज दो, मैं 10 दिन में आपको वापस वेरीफाई करवा के मंगा के दे दूंगा कि ये रवि जैसे लड़का ठीक है बता रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका जो जवाब होगा वो मैं ये जवाब आया उनका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत तकलीफ, बाद में यदि इसके सावधानी नहीं बरती जाए तो बहुत तकलीफ होती है, और ज़्यादातर पेरेंट्स को होती है। बच्ची को तो सफ़र कर ही रही है, लेकिन बच्ची जब टेलीफोन करके या किसी और सोर्स से उसको पता लगता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है फॉरेन में, या उसको कहना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी जो बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स तो होते ही हैं, उनका लॉ के बारे में जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, उनका जो लीगल सिस्टम होता है उनका, उसको नहीं पता होता है, क्योंकि वो नई नहीं गई है, वो किसको अप्रोच करे, या उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बंधक बना लिया, उसको बाद में पीटना शुरू कर दिया। ज़्यादातर क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं वहाँ का ये जो हाउसमेड अपनी बहुत महंगी है, USA कनाडा इनमें आप कोई हाउसमेड को हायर करोगे तो वो डॉलर्स पाउंडर्स अपने उसमें पाउंड्स वगैरह में उनकी सैलरी फिक्स होती है। अब ये वो तो इंडियन क्या होते हैं, $1 के रुपये में कन्वर्ट करके देखते हैं। अब जैसे 84-85 कुछ चल रहा है डॉलर का, हमारे को $100 मिल रहा है तो हम कह रहे हैं 8,400 कुछ मिल रहा है, तो वहाँ जो मिलता है वो डॉलर में कन्वर्ट करके, तो वो हाउसमेड जो लेती है वो डॉलर्स में सैलरी होती है उनकी, तो उनको वो इतना महंगा लगता है, तो वो सोचते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी क्यों नहीं भाई इंडियंस को एक लड़की शादी करके लिए आए, और वहाँ ला के उसको पीटना शुरू कर देते हैं। बहुत केसेस है ऐसे। अब जो मारना पीटना वो कहाँ जाएगी, उसको बंद कर देंगे कमरे में, या फिर उसको इतना टॉर्चर करेंगे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। अब पेरेंट्स कुछ कर भी नहीं पाते, किसको कहेंगे, क्या कहेंगे।
क्योंकि शादी करके ले गया जबकि ऑलरेडी मैरिड है, वो उसके बच्चे हैं वहाँ पे, लेकिन ये पता लगता है जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब। या कोई शादी करके चलेगी तो लड़की यहाँ से, तो मेरे हस्बैंड क्या कर रहा है, मुझे तो वो कुछ वीज़ा वूज़ा नहीं, मैं अपना टूरिस्ट वीज़ा बना के मर जाती। वो एयरपोर्ट में इंतजार करती तो कोई आता ही नहीं वहाँ पे, फिर वो केस हमारे पास एम्बेसी से हमारे पास आता है। तो इस तरह के केसेस से बचने का तरीका है कि जाते जाते जब जाओ उस समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कि मैंने जो आपको बताया, यदि आप दिमाग में रखोगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे बाहर जाने के बाद में जो प्रॉब्लम होती हैं वो उसकी कहने से आप सोच भी नहीं सकते। मैंने वो जो बताया सऊदी में जो लड़कों की जो हालत देख लो, कोई भी तो बाहर जाने का जो दिमाग में आता है ना वो कभी ख़त्म ही हो जाए, वर्क वीज़ा कोई जाए ही नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता जाओ, लेकिन जाओ थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओगे तो एक तो रेपुटेड कंपनी में जाओ। ये जो नहीं कहता आपको वीज़ा किसी ने भी, ये पता ही नहीं कौन सी कंपनी है। ये जो पंसारी उनसारी की दुकानें होती हैं, किराना स्टोर होते हैं, इनसे वो 10-15 हज़ार रुपये दे के वीज़ा उनसे मंगवा लेते हैं कि मुझे एक आदमी चाहिए नौकर, और वो उनसे ला के वीज़ा इनको दे दिया, ले के भेज दिया। अब वहाँ इकामा वो लाइसेंस उनका वो क्या करते हैं, थोड़े दिन उनके साथ काम किया, छोड़ के इधर उधर कहीं दूसरी जगह जॉब देख लेते हैं। वो जाके पीछे उनके FIR करवा देता है उनको। अभी मैंने एक मंगाया सऊदी से, आपने पढ़ा होता अखबार में, 3-4 साल से वहीं था सऊदी अरब में। तो गुलाब चंद कटारिया साहब का फ़ोन आता है, जो गवर्नर साहब हैं, अरे विवेक मैं तो तेरे अलावा किसी को नहीं जानता, क्योंकि मैं जब यहाँ RPO था तो वो मिनिस्टर थे यहाँ पे। तो अगर मैं आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, कुछ करो यार इसका, मेरे यहाँ के उदयपुर का है। तो मैंने एम्बेसडर साहब से, हम दोनों साथ में से सऊदी में जद्दा में, तो वो एम्बेसडर में रियाद में। तो मैंने सोहेल को मैंने सोहेल देख तो उसको क्या हुआ, तो बताया कि ये 6 महीने की सज़ा काट के आया और उसने लेबर कोर्ट ने 20,000 रियाल का पेनल्टी फिक्स कर रखी, जो 4,40,000 करीब बनता है। और वो वीडियो मतलब एक रिकॉर्ड करके भेजता है कि मैं तो मर जाऊँगा, मैं अब उम्मीद छोड़ दी मैंने, मेरे 3 बच्चियाँ हैं, मेरी वाइफ है, मेरी माँ बीमार है, अब क्या करोगे ऐसे हालात में। फिर मैंने गुलाब चंद कटारिया साहब से कहा, सर मैंने कहा 4,40,000 जो लेबर कोर्ट से जो पेनल्टी वो तो जमा कराओ, क्योंकि इसको यदि चैलेंज करवाने की बात करता हूँ आगे अपर कोर्ट में, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम का कोई पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। तब उन्होंने किसी MLA को कहकर वो पैसा जमा करवाया, जो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाया, और वहाँ से टिकट करवाई, उसका इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाया, उसका एग्जिट करवाया, और वो टिकट उदयपुर तक की करवाई, जो बॉम्बे से उदयपुर। और जब वहाँ उतरा एयरपोर्ट पे, तो वो जो MLA वो सारे माला लेके गले में माला डाल रखी है, हमने वतन वापसी करवा दी, हमने ये करवा दिया। वो पॉलिटिकल जो होता है ना, पॉलिटिकल जो होता है, एक बना लिया माहौल वहाँ पे। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा इनमें से किसी एक व्यक्ति को ये पता है कि आया कैसे ही है, किसी भी जो इकट्ठे हो रहे हैं ना माला डाल डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं, मैंने कहा इनमें से एक व्यक्ति से कोई पूछो कि ये व्यक्ति आया कैसे। कुछ नहीं। कल वो परसों की बात है, शायद मैं कल आया, ये उससे कल की बात है, मैं गाड़ी में था तब। वो लड़का जो आ गया, मैंने कहा तुम उसके केस में, तो मैंने जो फोटो खिंचवा रहे थे उनको मैंने फ़ोन पे कि मैंने तुम जाओ और इसकी FIR कराओ, और एक वकील को मैंने कहा कि इसको ड्राफ्ट कर दो, इससे साइन कराओ, और FIR जो इसको भेजा है उसके पास 100% रिक्रूटिंग लाइसेंस नहीं होगा। और इस तरह से तो मानव तस्करी वाला जो केस बनता है, इमिग्रेशन एक्ट, वो सारे एक्ट बनते हैं 420 जो फैब्रिकेट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मत इसका लगाओ। वहाँ गया पुलिस स्टेशन ड्राफ्ट लेके, तो वो पुलिस वाला कोई एग्जाम से उसने फाड़ दिया, उसको फाड़ के डस्टबिन फेंक दिया, और कहता 2,40,000 दे तो रहे, नहीं जा तू घर पे आराम से रहे। वो मेरे को फ़ोन करके बता रहा है। तो मुझे गुस्सा इतना कि तुम मुझे क्यों बता रहे भाई, उस समय तुम्हारा काम, तुम्हारा ये जो यहाँ का जो है वो तो तुम करो अपना, मेरा कोई फॉरेन से रिलेटेड हो, बाहर का हो, तुम मुझे बताओ। पुलिस का एक्ट कर रही है नहीं कर रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं SP को कह सकता हूँ, उनके DGP तक को कह सकता हूँ, CM से मिल सकता हूँ, चीफ सेक्रेटरी को कह सकता हूँ। बाकी ऐसे थोड़ी मैं ऐसे हेड कांस्टेबल को तूने फाड़ क्यों दिया। फिर भी अजय लांबा जी को जो IG है वहाँ के, उनको मैंने कहा अजय देखो इसको, क्योंकि उस समय मेरे से थोड़ी जान पहचान थी उनसे। मैंने कहा इसको देखो, इस सस्पेंड करो, कौन है ये जिसने FIR मना किया, नॉट ओनली मना किया बल्कि फाड़ और फेंक दिया, और साथ में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है कि आप 2,40,000 ले लो और जाओ। उसको उठाने के बजाय, उसके केस को रजिस्टर करने के बजाय, उसके एप्लीकेशन को फाड़ के और फेंक के डस्टबिन है, तो जाओ तुम 2,40,000 दिलवा देता हूँ तुम्हें। तो ये कोई होता है क्या तरीका कभी। तो मेरा कहना है कि ऐसी नौबत ना आए, तो उससे प्रिपरेशन अपना पहले लोगे तो इससे बच जाओगे आगे। तो मैं इसके अलावा कुछ और बहुत केसेस हैं, जब कोई मर जाता है, किसी का पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो उनको क्या क्या स्टेप्स कितना जो लेने चाहिए उस समय,
उनको पता ही नहीं होता, बॉडी को क्लेम करता है फैमिली कि भाई हमारा आदमी गया था, घूमने गया था। बहुत केस होता है ऐसे। हमारे चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बहन की लड़की वो पढ़ने गई थी वहाँ पे, और ये जो वाटरफॉल वगैरह होते हैं ना, बच्चे आज वीकेंड पे चलते हैं, घूम के आते हैं, और वो घूमने चले गए, और वहाँ कैसे पैर स्लिप हुआ पता ही नहीं, वो जाके उसमें वाटरफॉल में गिर गई और बहने लगी। तो वो वहाँ पे कुछ रेस्क्यू जो करने वाले खड़े होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी दूर बाद में निकाली, थोड़ी सांसें चल रही थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया, जो अशोक जैन साहब जो आजकल हाई कोर्ट के जज हैं, फिर जब साहब करो कुछ वो पेरेंट्स जाना चाहते हैं, तो अमेरिकन एम्बेसी में बात करके उनका वीज़ा करवा दिया। लेकिन जब वीज़ा मिला उसके एक दिन बाद में कहते वो लड़की तो ट्रीटमेंट के दौरान ख़त्म हो गई। अब ख़त्म हो गई तो पेरेंट्स कहते हैं कि जब साहब अब हम ही तो क्या करेंगे, जब मरी गई तो उसका क्रिमिनेशन के लिए ऑथराइज कर दिया वहीं पे, तो उसको क्रिमिनेशन वहीं करवा दो। अब यहाँ ला के क्या करें, एक ही बेटी थी दोनों पे। तो मेरा कहना है कि ये मत कहो कि फॉरेन में जाके बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने इतने कंट्री घुमा हूँ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो इंडिया में सबसे बढ़िया होती है। अपर स्टडीज़ के हायर स्टडीज़ के लिए यदि जाते हैं कोई तो फ़ायदा होगा। ग्रेजुएशन इंडिया से जैसे पढ़ाई कहीं नहीं होती। ये जितनी कंट्री मेरी पोस्टिंग रही है, मैंने वैसे ऑफिशियल ड्यूटी काफ़ी जगह की है फॉरेन में, वहाँ बच्चे जो करते हैं मेरे को पता है क्या करते हैं, किस तरह की पढ़ाई उनकी है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में गए कि नहीं गए किसी को पता नहीं होता। पर हाँ, ये घर वाले खुश होते रहते हैं कि हमारे बच्चा फॉरेन में पढ़ता है, न्यूयॉर्क में पढ़ता है, वहाँ पढ़ता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। पर हाँ, भेजना है बच्चों को, पैसा है आपके पास, इतना बिहेव कर सकते हो, तो डेफिनेटली अच्छे व्यक्ति की तरफ ठीक तरीके से अच्छे वीज़ा के साथ पूरी यूनिवर्सिटी को वगैरह वेरीफाई करने के बाद जब पूरा सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है, बच्चा ज़रूर पढ़ के आएगा, भेजो बच्चों को, वो मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल। इन जो रोज़ जो अखबार में आ रहा है इनसे बचो। अब मैं इसके आगे तो मैं और जो कोई पूछोगे, जो क्वेश्चन करोगे मैं जवाब दूंगा। तो बताओ कोई आपके कोई डाउट्स क्लियर करना हो तो मुझे बताओ। सर एक्चुअली ना कभी कभी लगता है कि हम इतने ही भरोसेमंद इंसान के ऊपर भरोसा करके और ये सोचते हैं कि ये हमारे भरोसेमंद हैं, हम इतने साल नहीं। सर ऐसा होता है ना कि घर में कई इंसान का आना जाना होता है, किसी का प्रोसेस के थ्रू पहचान होती, अब वो ही हमारे साथ धोखा करे तो फिर हम लोग भी इसमें ये सोचना पड़ता है मतलब ये तो ऐसा नहीं हो सकता। कैश तो ही होते हैं, फिर आप तो कैश दे देते तो आप बैंक को ट्रांसफर कराओ। अब ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, क्या हेल्प करोगे मुझे बताओ। कोई भी करो, जिनके कहना से हेल्प, उनसे कुछ दो डिटेल्स दो, कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ आपका उसके नाम से, उससे कुछ आपको ऑफर लेटर दिया, तो मेरे से कह के ये मैसेज करवा दिया घर वालों को कि मैं जर्मनी आ गई हूँ जी, और आप छुपके अपनी बहन के पास बॉम्बे में रह रही है, क्योंकि जिनसे पैसा उधार लिया है उनको पैसा कौन देगा। अब बताओ इसका कैसे क्या सोल्यूशन। अब मेरे पास उनका थोड़ा सा डिटेल हो, मैं गुलाब चंद कटारे साहब वहाँ पे दिल्ली चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, मैं उनको कह के 1 मिनट को उठवा दूँ, लेकिन बात आती है कि इनका उनके पास वो एड्रेस भी नहीं है, टेलीफोन वो भी बंद कर दिया उसने, वो उठ गायब हो गया। अब इनका बताया कि वो साहब आपके जैसे ही वो फ़ोन गया उसके बाद वो गायब हो गया वहाँ से। और वो मीडिएटर, अच्छा वो इनमें से एक कहते आपको मैंने भी पैसे दिए, मैं भी जाने के लिए मेरे को वीज़ा करवाया है। आप बता रहे हैं कि नहीं वो भी इन्वॉल्व था उसके साथ, मतलब पैसा इकट्ठा करने, वो खुद भी था वहाँ पे 1-2 मतलब इनके साथ जो इनके बन के इनसे पैसा इकट्ठा किया और वो वही साथ में गायब। जो मैंने अपने बेसिक नॉलेज पे मतलब अपने खुद से जिन के पास पैसा लिया गया उनसे जो मेरा था वो सभी कुछ मैंने अपने तरफ से इकट्ठा करके तो सर तक जानकारी पहुंचा दी। फिर वो मुझे भी जिन्होंने ये हमारे साथ धोखाधड़ी की थी उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही मतलब जब उन्होंने देखा कि नहीं बात बहुत मामला आगे तक पहुंचेगा, ये हो जाएगा, तो मैंने अपने तरीके से उनसे कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं तो FIR कराऊंगी, आपको देना पड़ेगा। फिर उनके थ्रू मैंने जो ग्रोथ एजुकेशन ऐसे करके उनका कोई ऑफिस था उसका वो एक विजिटिंग कार्ड था वो ले लिया। फिर जिन्होंने बेचारों ने जो पैसे दिए थे उनके पास से मैंने कहा आपकी बैंक डिटेल दो, जो भी है जितने भी लिए, और वो इतने चालाक होते हैं कि मतलब कैश में 2.5 लाख 2 लाख एक साथ नहीं, कभी कहते हैं 10,000 भेज दो, कभी कहते 20 भेज दो, कभी कहते 50 दे दो, अभी आपको इतने देने पड़ेंगे। इस तरह से हम लोगों का पैसा पूरा। तो ये और उनको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप लोगों को ये पता हो कि वैसे तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं कि कैसे लोगों से पैसा निकाला जाता है, और वो भी लोग ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं कि उनको ये तक पूछने की हिम्मत नहीं करते। वो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं हम तो फॉरेन जा रहे हैं, अपने घर वालों को रिश्तेदारों को कि मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ। सही। तो ये चीज़ें के लोग जो है इनसे बच के रहो।
जाना है जाओ, कोई मना नहीं करा, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ जिससे आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सके। और घर वालों को भी जो तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, बच्चों को तकलीफ होगी, तो घर वालों को होगी होगी। तो उससे बचने का एक तरीका यही है। थैंक यू। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि एजेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, ये कैसे पता चले? एक्चुअली हर एक एजेंट जो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये अपनी e-migrate.gov.in एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इमिग्रेशन से e-migrate, उस पे जाओगे, एक्टिव सीए की लिस्ट पे क्लिक करोगे, एक्टिव सीए चाहे रिक्रूटिंग एजेंट, उसमें वो नाम आ जाएंगे सारे, उस पर डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, उसमें उसका नाम टाइप करो, यदि उसमें है तो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी का पता लग जाएगा। और यदि उसमें नाम नहीं आ रहा, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड पीटी, वो अनरजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट है जो फेक है, फर्जी है। जी सर, कोई टूरिस्ट गया है और उसके साथ लूटपाट हो जाएगी, कुछ उसके पास साधन नहीं बचे, रुपया नहीं बचे, पासपोर्ट चला जाए, तो भारत सरकार उस मामले में अपने नागरिक की क्या सहायता? यदि फॉरेन लैंड पे किसी भी कंट्री में जब एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, या वर्क वीज़ा पे हैं, या कि आप बिजनेस वीज़ा पे, या किसी पे भी, यदि आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, सबको ये बोल के जाओ कि जब भी अपनी इंडिया छोड़ते हैं तो एक सेट अपनी डॉक्यूमेंट्स का घर पे जरूर छोड़ के जाओ। उससे क्या होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स, यदि आपकी आइडेंटिटी की कोई पेपर ही नहीं है आपके पास, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपनी इंडियन एम्बेसी में आप जाते हो तो आपसे पहला क्वेश्चन होगा कि आप इंडियन है, उसकी कोई आइडेंटिटी तो बताओ, क्योंकि आप पाकिस्तानी भी वैसे ही दिखता है जैसे इंडियन है, बांग्लादेशी भी ऑलमोस्ट वैसे ही दिखता है, तो अपनी आइडेंटिटी को कैसे एस्टेब्लिश करोगे? तो वो यदि घर पे कोई होगा तो आजकल तो मेल व्हाट्सएप पे आप फटाफट मंगा के उनको दिखा दोगे एम्बेसी में, वो आपको विद इन ए डे उसी समय पासपोर्ट बना के डुप्लीकेट आपको दे देंगे, और साथ में वो वीज़ा की कॉपी होगी तो वो लगा के साथ में कि जाओ ट्रैवल कर लो। और यदि किसी से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में भी वो कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है हर एम्बेसी में। अब यदि घर वाले इतनी पैसे वाले नहीं हैं कि आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए, जो मेडिकल आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और पैसा नहीं है, तो उसमें एम्बेसी में कोई घर वाले किसी के ब्याह पे एम्बेसी में अप्रोच करोगे तो कुछ टाइम बीइंग के लिए वो उसका ट्रीटमेंट के लिए वो किसी न किसी हॉस्पिटल में कह के लेटर भेज देंगे कि भाई इनका ये ट्रीटमेंट मत रोको, जब तक वो घर से कोई ना कोई आके अटेंडेंट उनको टेक ओवर कर लेगा। और या फिर वो जो मिशन के पास कि नहीं पैसा, कभी कभी इस फंड में हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे मिशन भी होते हैं, कई बड़े मिशन में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, पर कई छोटे मिशन में जाते इंडियन के जो लोग हैं कम हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि घर वालों को उनको कहते हैं कि भाई आप हमें ऑथराइज करो तो हम इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। तो ट्रीटमेंट के लिए तो वो मना करेंगे ही नहीं करेंगे, लेकिन वो ये जरूर इंश्योर करेंगे कि भाई पैसा आपसे रिकवर होगा, फिर बाद में जब हम इसको ठीक हो जाए या कुछ होगा तो जो बिल होगा वो आपको पे करना होगा। और पासपोर्ट गुम हो जाए तो पासपोर्ट बन ही जाएगा, आपका वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, मर जाते हैं कुछ, मान लो कई बार होता है ऐसा, जो डेड बॉडी के ना वो घर वाले कदे गए थे घूमने गए थे, वो तो एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गए, तो उन बॉडी को घर वाले कैसे लाएं? तो इमीडिएटली आपको क्या होता है कि एक अथॉरिटी जो आपका लीगल है, जो भी आपके जो है पीछे जो घर में किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी की वाइफ होती है, तो जो अवेलेबल है वो एक अथॉरिटी एम्बेसी के नाम या कोई जानने वाले के नाम वो आप ऑथराइज करेंगे। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका कॉज ऑफ डेथ का, भाई किस वजह से मरा है, उसका कितना गलती है उसमें, वो सारा इन्वेस्टिगेशन, तो 3-4 डिपार्टमेंट है उसके क्लियरेंस लेके बॉडी को रिपोर्ट कर जाता है, वो घर आ जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ सऊदी ये जो कुछ कंट्री गल्फ कंट्री, उसमें क्या होता है वो उसकी परसेंटेज की भाई इसकी गलती कितनी परसेंट है, वो दूसरे जैसे एक्सीडेंट हो उसकी फिर इंश्योरेंस का पैसा, तो उसलिए उसको मोर्चेज में कुछ दिन रखना होता है, क्योंकि वो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती उसकी वो रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो उनको अपने एम्बेसी में कहते हैं, तो वो जो कंसर्न उनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो भी देखता है, तो उनको पुलिस वालों को कहते हैं कि भैया इसको थोड़ा जल्दी करो, प्रोसेस जो जल्दी एक्सपेडाइट करो, तो वो 1 महीना 1.5 महीना वो भी हो जाता है। वो उनका ये डेथ केस सस्पिशियस बना दिया था उसको कि ये मरी कैसे है, तो उसकी बॉडी को जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसका कॉज जो है उसको डूबने से बताया कि ये टब में डूब के मरी है, और यहाँ कुछ लोग उसको ये ऑपोज नहीं, इसको मारा गया है, तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा वो कंट्रोवर्सी हुई, उससे वो डिले हुआ प्रोसेस। और सर एक क्वेश्चन था कि जैसे यूएस कनाडा के अंदर LMI प्रोग्राम होता है, LMI कि वहाँ से सर अपन यहाँ से PR होके ही जाते हैं, वो सर कितना ट्रस्टवर्दी है, वो क्या है सर? नहीं देखो, आप कोई भी कोर्स की बात करता हूँ जिसमें ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पोस्ट डॉक्टरेट वाला हो, जो MBA वगैरह हो,
आपको वीज़ा तो एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा उसमें। अब यदि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर दिया और एडमिशन का लेटर यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया, और वो कौन सी कई स्कॉलरशिप के तहत जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, पूरा एक्सपेंसेस जो होता है उसको खुद बियर करते हैं। तो एडमिशन का कंफर्म लेटर आते ही आप खुद ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन डालो, उसकी कॉपी स्कैन करो, एम्बेसी से आपको डेट आ जाएगी, उसको खुद दिखाओ, वीज़ा लो और जाओ। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है सर, मैं जैसे यहाँ से MBA मार्केटिंग ऑलरेडी कर रखा हूँ, 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, अभी जॉब कर ही रहा हूँ। अब जैसे कनाडा मैं सेटल होना चाहता हूँ फैमिली के साथ। नहीं, अभी मुझे कोई एक एस नंदन कोई आए थे मेरे पास अभी, वो कहते हैं मुझे कनाडियन इमिग्रेशन का परमिशन है उसके पास, वो लिंक दिखा रहा था मुझे, वो उनको डेफिनेटली मिला होगा वो क्लियरेंस। उनको सिर्फ एम्बेसी वाले फैसिलिटेट करने के लिए कि जैसे आप जैसे कोई व्यक्ति हो उनको गाइड करो, उनको वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पता, वो लिस्ट उनके पास होती है, वो चेक करके कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, वो जब पूरे होंगे तो वो लगा देते हैं, लगा के वहाँ से वो टूरिस्ट वीज़ा पे बुला लेते हैं, वहाँ वो कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट वीज़ा में, जैसे एडमिशन कंफर्म होता है, और फिर वो स्टेटस वगैरह वो सब करवा के भेजता है। लेकिन वो लीगल होना चाहिए, मतलब फ्रॉड के पास मत जाना करूँगी। थैंक यू। सर BSc नर्सिंग करने के बाद कैसे जाना चाहिए अपने? क्या था दोबारा? BSc नर्सिंग करने के बाद, हाँ, BSc नर्सिंग के बाद अपने फिर जाना है तो क्या करना चाहिए अपने को? BSc नर्सिंग आपने कर रखी है, आप चाहो तो यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस को, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ प्रैक्टिस करो, बाहर जाना है तो वीज़ा जो रिक्रूटिंग एजेंट है, प्रॉपर रिक्रूटिंग एजेंट स्किल कैटेगरी में ही आते हैं, उनका जो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको बताया है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका वैलिडिटी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर की जो वैलिडिटी लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी, ये सब चीज़ उस पर एक्टिव जो आ रही वाली लिस्ट में चेक करके, और वो बताया कि ये वीज़ा यहाँ से आया हुआ है, ये हॉस्पिटल मांग रहा है। जैसे मेरे पास युगोस्लाविया में एम्बेसडर का फ़ोन आया था अभी 4-5 दिन पहले, जो अपनी संस्था का रिप्रेजेंटेटिव है ब्रातिस्लावा, वो कह रहे साहब हमें 120 मतलब वो चाहिए नर्सिंग स्टाफ। लेकिन मैंने कहा वैसे ही पूछ लिया मैंने, तो मैंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट? कहा सर प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी है लीबिया में। तो मैंने कहा भैया प्राइवेट का तो मैं बात ही नहीं करता, गवर्नमेंट वाले होंगे तो मैं किसी को बता दूँगा, मेरे वो ध्यान था एक्चुअली उनका कि मैंने ऐसे कुछ लोग जो ऐसे फंस गए तो उनको कहते भाई तुम अपना फॉर्म भेजो, जाओ तुम यहाँ से, यदि इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे वो आएंगे, कभी कुछ उनका दोबारा कॉस्मेंट्स कुछ होगा तो मैं दे दूँगा आपको, आप जाके सीधा अप्रोच कर लेना उनसे। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ये होता है कि आप गवर्नमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन वो साफ़ सुथरी होती है, उनकी सैलरी, अकोमोडेशन, हॉस्टल जो भी है वो सारा आपको बता के पूरी सैलरी की, भाई इसमें बदमाशी नहीं होती। ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो कहते हैं जैसे कामा होता है वहाँ पे। मैं एक बार जी जान वहाँ पे एक जगह है सऊदी अरेबिया में, तो मैं काउंसिल लेबर ही था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे विजिट किया तो उनका कहना वो 50 डॉक्टर्स और नर्सिंग तो पता नहीं कितने थी, केरला के थे ज़्यादातर। तो मुझे कहते हैं सर पहले एम्बेसी के ऑफिसर हैं जो हमारे यहाँ विजिट किया और उनके पास इकामा ही नहीं, कैदियों की तरह रखा हुआ था उनको। तो यही नहीं कि सिर्फ वर्कर्स जो नीचे काम करने वाले, जो बड़े जो ऊपर जाते हैं इंजीनियर, डॉक्टर्स, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको टॉर्चर करते हैं काफ़ी। तो गल्फ कंट्री में इनमें डिमांड काफ़ी है लेकिन प्रॉब्लम भी है वहाँ साथ में। तो वो तो जब कोई आए आपके कोई रिक्रूटिंग एजेंट से बात करके रखो, लेकिन वो लिस्ट में जो और उसकी लाइसेंस नंबर, वैलिडिटी सब लिख के रखो अपने पास, उसका कार्ड वगैरह। और फिर उसकी वो जो पैसा मांगे, पैसा 30,000 से ज़्यादा मांगे तो मेरे को बता देना फ़ोन करके। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेरी एक स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। स्टूडेंट वीज़ा में जैसे अपने फाइल लॉन्च करते हैं स्टूडेंट के लिए, तो क्या उसमें कोई ट्रैकिंग के लिए भी होता है, क्या उसमें अपने ट्रैक कर सकते हैं? आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए पहले सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, कंट्री सेलेक्ट करो, फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, फिर उनके क्राइटेरिया, टर्म्स एंड वो जो होता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई आप स्टूडेंट्स का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, उनके परसेंटेज क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या वो सब्जेक्ट जिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो है कि नहीं उसकी यूनिवर्सिटी में, उसका UGC से एफिलेटेड है कि नहीं, अपनी यहाँ मतलब उसकी मान्यता है कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो, उसमें किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर हम लोगों ने अप्लाई कर रखा हो एजेंट के थ्रू, तो किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई किया हो तो? एजेंट के थ्रू किया हो तो फिर मैं क्या करूँ कि वो क्या भरा है, कहाँ भरा है? नहीं, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी भी आपकी रजिस्टर्ड है पूरी, उसके अंदर उसकी जो लेवल है वो अच्छी बता रहे हैं,
उसके बता नहीं रहे, मैं बताने की बात इतनी देर में क्या कह रहा हूँ, आप उसको वेरीफाइड करो। नहीं, वो वेरीफाई करने के बाद उसका प्रोसेस गूगल पे सर्च करते हैं हमने नहीं, उसको। प्रोसेस मंगवा लिया क्या आपने? हाँ जी, ब्राउचर्स मंगवाए हैं। उसका को उसमें देख लिया कि नाव जो है, उसकी फीस है, उसका अकोमोडेशन फैसिलिटी, पूरा स्ट्रक्चर आ गया है सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम हमारी? यदि वो एडमिशन करवा रहा है और आप उसको फैसिलिटेट करने की प्रोसेसिंग फीस दे रहे हो, नहीं, जैसे वो अब टाइमिंग का जो होता है अभी 6 मंथ्स के करीब ले लेते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा था, उसमें कितना टाइम लगता है ये प्रोसेस के अंदर? नहीं, प्रोसेस यदि एडमिशन कंफर्म है तो मेरे ख्याल से कोई टाइम नहीं लगता उसमें। वीज़ा जो है आप भरो तो डेट आती है उसकी, लेकिन आप कहोगे मेरा सेशन करना शुरू हो रहा है, वो जाके आपको जो फैसिलेट कर रहा है, जो बता रहा है, वो ये तो बताएगा सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है। तो उसको यदि उसमें वीज़ा अपॉइंटमेंट टाइम लगा तो इमरजेंसी एक आता है, उसमें नंबर इमरजेंसी में, उसको भी सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो प्रायोरिटी बेस को कंसिडर करो। वो उधर से एप्लीकेशन आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट जाएगी, उसी रेफरेंस में जो आपका वीज़ा आया है उसके रेफरेंस में आप एक भेजोगे कि मेरा ये एडमिशन कंफर्म है, ये वीज़ा लेटर है, अब मेरा इसका सेशन शुरू हो रहा है तो मेरी स्टडी सफ़र करेगी, इसलिए मेरा वीज़ा थोड़ा सा प्रायोरिटी पे करवा दो। थैंक यू सर। जो इन्होंने अभी बताया था ना LMI, इसके बारे में पूछना था सर। यहाँ कुछ एजेंट ऐसा बता रहे हैं कि भाई आपको LMI के तहत वहाँ वर्क वीज़ा पे भेज देंगे। नहीं, ये जो मुझे बताया इन्होंने वो LMI क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पहली बार सुन रहा हूँ इसका। ये कोई कोर्स का नाम है? कोर्स का नहीं सर, फॉरेन वर्कर रिक्वायरमेंट है उनकी, हाँ, कनेडियन गवर्नमेंट की, कनाडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है ये। हाँ, विदेशी जो नागरिक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो सर ध्यान नहीं वैसे। हाँ नहीं भैया, आपने पूछा था शायद को, हाँ, क्या था? ऐसा है जी उसमें। नहीं, LMI जो आपने बोला इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लेबर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, उसमें क्या है कि किसी मान लो कनेडियन कंपनी को वर्कर की ज़रूरत हो और कनेडियन नागरिक वहाँ नहीं मिले उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो फॉरेन वर्कर को रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ये है जी इसका। नहीं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रॉब्लम तो ये है जी, एजेंट करे आपको 30 लाख रुपए लगेंगे या 50 लाख रुपए लगेंगे। प्रॉब्लम ये है सर। देखो, कोई भी पैसा आपसे मांग के पैसा लेके कोई सर्विस नहीं देगा। ये सिर्फ ये टाउट जो एजेंट जिनको बोल रहे हैं आप, ये उनका एक खेल है। उससे बचने का तरीका यही है कि भी मुझे करने से पहले सर्वे आप कनाडियन एम्बेसी के जो एजुकेशन काउंसिल उसको लेटर लिख के कन्फर्मेशन मांग लो, वही बता देगा। वो तो बात सही है सर, पर ये जितनी एम्बेसी है ना, ज़्यादातर खेल यही चल रहा है सर। मैं बता दूं आपको, जितनी फॉरेन एम्बेसी बेस्ड न्यू दिल्ली, मुंबई, मद्रास, जितने इनके काउंसलेट हैं, किसी को भी जो नज़दीक वाले को आप इसका क्लैरिफिकेशन एजुकेशन काउंसिल को एड्रेस करो, उससे ये क्लैरिफिकेशन मांगो, वो आपको देगा ही देगा। नहीं दे तो आप मेरे पास भेज देना, मैं मंगवा के दे दूँगा। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जैसे कोई ऐसा होता है अभी 3 करोड़ रुपए लगा के, 2 करोड़ रुपए लगा के कोई कैनेडियन या कोई अदर यानी की कंट्री के अंदर अपनों को डायरेक्ट PR मिल जाए? कहीं भी नहीं, दुनिया किसी कंट्री में है। किसी भी कंट्री में नहीं है। परमानेंट रेजिडेंट जो है, परमानेंट रेजिडेंस का टाइटल आपको पैसा देकर मिल जाए, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। किसी को वैसे ही दे दो चाहे ले जाएंगे, वो अलग बात है, आपकी मर्जी है। आपके पास इतना पैसा है, आप दे दोगे, आपको PR लेना है और वो दिला दे। हमारी कंट्री के अंदर आप 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे मान लो PR मिल जाती है, डायरेक्ट PR भी मिल जाती है। इंडिया में मिल जाती है क्या? किसी भी कंट्री में नहीं मिलती। ग्रीन कार्ड 5 साल सर्विस जो स्टे कर लेता है मतलब वहाँ पे उसी वीज़ा पे, तो आप ग्रीन कार्ड के लिए इंटाइटल हो जाते हो, जिसकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो USA में। फिर उसको वेरीफाई, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उसका वर्कर जो एम्प्लॉयर है उससे वेरीफाई करते हैं, सारा वेरीफाई, तब उसको वो एक सिग्नल देते हैं जिसमें 5-6 महीने प्रोसेस में लग जाता है। PR तो परमानेंट रेजिडेंट जो है वो ग्रीन कार्ड के बाद में उसका भी इसको PR स्टेटस मिल गया है। हाँ, PR स्टेटस है। फिर सिटीजनशिप आप लेना चाहो कुछ साल बाद में, तो उसके लिए एप्लीकेशन जो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना होता है उसमें। ड्यूअल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में नहीं है। आपको ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए एक फैसिलिटी है, जो यहाँ से सिटीजनशिप दूसरे कंट्री की ले ली, उसको OCI कार्ड गवर्नमेंट ने, और उससे इंडियन जो है कार्ड देने शुरू कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप इंडिया में आके कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोफेसर, कोई जॉब कहीं कंपनी वगैरह में करना हो तो कर सकते हो, एक्सेप्ट ज़मीन परचेज, जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज कर सकते, बाकी कुछ भी कर सकते हो। आपको वीज़ा, क्योंकि आप नेशनल बाहर के हैं, फिर भी आपको इंडिया जाना है, आपने इंडियन सिटीजन छोड़ दी,
लेकिन क्योंकि आपने OCI कार्ड ले लिया, OCI कार्ड आपको अलाउ करता है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, ये गवर्नमेंट ये मानती है कि हमारे यहाँ ड्यूअल नेशनलिटी नहीं है, इसलिए आपको OCI कार्ड दिया जा रहा है, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, कम से कम इंडिया ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड काफ़ी है आपके लिए। और कुछ भी करो, आप फ्रिक्वेंटली विजिट करो, कुछ भी करो। एक आजकल ये न्यूज़ बहुत चलती है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी आ रही है, ऐड आ रही है भी, मान लो किसी देश की पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो बुलाने के लिए अपने देश में आपको ईयर, अरे यार सब बकवास है, सारी चीज़ बकवास है, इनके चक्कर में मत पड़ो। अभी कुछ इजराइल और यूक्रेन में जो वार हुआ, वहाँ उनके पास जो मैन पावर का, आर्मी का शॉर्टेज, तो कुछ लोगों को ये आया था कि भाई कोई आना चाहे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी इशू कर दी थी ऑलरेडी कि कोई भी इनके दासा में नहीं आए। लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे, सर हमारे पास इजराइल का वीज़ा आया हो, क्या चले जाएँ क्या? मैंने कहा तुम्हें मरने का शौक है, तुम्हारे घर पे तुम भारी हो रहे, चले जाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें? मार्केट में काफ़ी लोग पूछते हैं जी कि भाई ये मार्केट में बैठते हैं तो बातें चलती है। तो मेरा यह सेमिनार जो अभी बता रहे थे कि ये वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस का इस तरह का ये पहला सेमिनार है जो अपन करने जा रहे हैं। और कोई ऐसा ऑफिसर जो उन्हें रिटायर होने के बाद में घर बैठ के आराम करते हुए देखा मैंने 6 महीने भी नहीं करने दिया, मुझे कहा सर आप टेक ओवर करो, हमें तो पता ही नहीं कि क्या है यहाँ पे, वो पूरा ही मेरा ही डाल दिया उसमें। ये जो 2 से 3 करोड़ रुपए वाली बात कर रहा हूँ, ये मेरे रियल कज़न की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने इन्वेस्ट की थी, उनका 2 बार रिफ्यूज़ल आ गया, उसके बाद फिर अरे वो रिफ्यूजल का पेपर लेके आओ, करना मुझे तो वो दिखा दो कि रिफ्यूजल का इन्होंने भेजा है, वो रिफ्यूजल का लेटर, ये खुद ही टाइप करवा के ऊपर वो लेटर हेड पे कुछ करके लाके दिखा देंगे आपको। कुछ नहीं है ऐसा, थैंक यू। ऐसा कोई PR कोई कंट्री नहीं है जो डायरेक्ट आपको PR दे दे बिना पैसे लेके। LMI के लिए भी पूछ रहे थे, मैं थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा नॉलेज है मेरे को इसका। कैनेडियन गवर्नमेंट से किसी, अगर कोई एम्प्लॉयज़ कनाडा में, एम्प्लॉयर अगर कोई एम्प्लॉय को बाहर से बुलाना चाहता है अपनी कंट्री में, अपने बिजनेस में उसको लेने के लिए, तो उसको कैनेडियन गवर्नमेंट से एक LMI रजिस्टर्ड करवा के लेनी पड़ती है, जिसका गवर्नमेंट का जो है $5,000 जो है उसका फीस कैनेडियन गवर्नमेंट लेती है। और फिर उसमें वो कुछ प्लस करके जो एम्प्लॉयर है या आगे वहाँ के जो इमिग्रेशन एजेंट से, फिर वो यहाँ पे प्लस करके, ऐसे करके वो LMI सर आगे से आगे बिकती है। इसमें आपकी बातें समझ गया, जो आपने बताया मैं समझ गया क्या कह रहे हैं आप। प्लीज। कंपनी जो होती है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, वो एम्प्लॉयर उसको कह रहे हैं आप कि वो इसको मैन पावर की ज़रूरत है, उसको रिक्वायरमेंट है, मुझे इतना मैन पावर। वो कनाडियन गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन लेता है कि ये व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति या तो स्पेशलाइज्ड है किसी फील्ड में, तो वो स्पेशल अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है कि मैं इसके लिए मैं उसको इनवाइट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वीज़ा लेगा वो, ना कि PR नहीं, वो वीज़ा लेगा, वीज़ा के अनुसार उसको भेजेगा, वो एम्बेसी में जाएगा, उसको लेके एम्बेसी उसको वीज़ा देगी, वो एम्प्लॉयर वीज़ा पे जाएगा, वो तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। तो LMI के बिहाव पे ही वो वीज़ा, LMI कुछ नहीं, वो रिक्वायरमेंट के बेस पे मिलता है, सभी कंट्री में है वो। अपन भी गवर्नमेंट को जो बाहर से जो स्पेशलाइज्ड है उनको IIT वगैरह सब बुला रहे हैं। ये जितने भी IIT है ना, जहाँ फॉरेन NI जो बाहर के फॉरनर्स हैं उनको जॉब मिलते हैं, लेकिन उसकी परमिशन पहले यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पहले वो प्राइवेट परमिशन लेती है, बताती है, उनके पार्टिकुलर्स भेजती है, एप्लीकेशन फॉर्म भेजती है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये वेरीफाई है, हम उसको IB से इनसे वेरीफाई करवा के और हम क्लियरेंस देते हैं, तब वो भेजता है। फिर वो एम्प्लॉयर उनको कि भैया हमने यहाँ क्लियरेंस ले ली, सभी डिपार्टमेंट की क्लियरेंस है, अब आप इनसे भेज सकते हैं। आप इतना सीधा बता रहे हो, ऐसा नहीं है। ये LMI का जो लेबर जो आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है कि इस व्यक्ति का ये स्पेशलाइज है, किसी फील्ड में कोई ना कोई होता है, आप उसने अप्रोच कर लिया, उसको इन्विटेशन वो भेज देंगे, आ जाओ वीज़ा है आपका। पर वो इंटरनल जो करना होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके भेजेंगे आपको। सिटीजनशिप एक मिनिमम जो स्टे वहाँ होता है, आप चाहते हैं कि मुझे उस कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, तो जितने साल आप रह लिए उनके जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, उस कंसर्न गवर्नमेंट की जहाँ पर रह रहे हैं, वो आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप एक एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए। लेकिन जिस दिन आपको सिटीजनशिप का वो मिल जाता परमिशन, विद इन ए मंथ आपको जो इंडियन पासपोर्ट आपके पास है वो इंडियन एम्बेसी में जाके सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के एम्बेसी में यदि चाहते हो कि मुझे इंडिया जाना होगा फ्रिक्वेंटली, मुझे इंडिया का वीज़ा भी चाहिएगा, तो फिर आप OCI कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन डालेंगे। यदि इंडिया में है तो FRRO में डालेंगे, जो उससे यहाँ RK पुरम में ऑफिस है, और नहीं तो वहाँ पे जाएंगे आप फॉरेन में इंडियन एम्बेसी में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ भेजेंगे। वेरीफाई जो पासपोर्ट आपके पास है ऑलरेडी, वो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होता है, उससे वो आपको OCI कार्ड के लिए अलाउ कर देते हैं। जो कार्ड होता है
जो वीज़ा का काम करता है, लेकिन वो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वीज़ा के साथ। जी सर, मेरे हॉस्पिटल को स्पाउस पे जाना है, मेरे हस्बैंड भी साथ मतलब जाएंगे। नहीं, स्पाउस वीज़ा पे क्या, डिपेंडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे? नहीं सर, मेरे को तो मतलब स्टडी वीज़ा पे जाना है, मास्टर्स के। स्टडी वीज़ा एक अलग चीज़ है, वो तो पढ़ने का पर्पज़ हो गया। ओके। आपको वर्क वीज़ा है कि आप किसी हॉस्पिटल में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करने के लिए जा रही हैं, हाँ जी। तो जिसके लिए आपको वीज़ा, आप अपने हस्बैंड वही हैं, नहीं सर, यहीं से ही जाएंगे। तो दोनों साथ में, दोनों फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिर एक जो रिक्रूटिंग एजेंट, प्रॉपर रिक्रूटिंग एजेंट, उनके किसी को ऐड में देख लेते हैं आप, जी ये फिजियोथेरेपिस्ट की, या फिर ऑनलाइन जो आती है आपके कंप्यूटर पे, हाँ जी। किसी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है ऐसी, जी तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं ओके। और वो इस वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वो आपकी क्वालिफिकेशन देख के वो आपको सर्विस देते हैं, यानी वो एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, जी सर। तो उसके दिखा कर वो वीज़ा लेके वो मिल जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो फीस जमा करवानी होगी, जो कंसर्न एम्बेसी में जो फीस है। जी सर, थैंक यू। आई थिंक काफ़ी क्लैरिफिकेशन, काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं, आज हो गया। आई थिंक अब कोई विचार नहीं होगा। तो उस प्रकार से जो बच्चे की लाइफ एकदम बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पे किस प्रकार से केस दर्ज करवाया जाए या किस प्रकार से उसको अरेस्ट करवाया जाए, किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जाए। तो शादी हो गई या फिर इस प्रकार के मामलों में आप 10-20 बार आपको इंक्वायरी करनी चाहिए अपने सभी सोर्सेज से। ऐसे नहीं है कि मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदार को पता चल जाएगा या बहुत ही अच्छा ऐसा रिश्ता आ रहा है कि तुड़वा देंगे, उस प्रकार से अपने को नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही मतलब बहुत ही लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो डिसीजन होता है, ठीक है। अपना गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी की NRI से या वहाँ पे शादी हो गई, वहाँ चले गए। आप उसको उतना एम्पावर करें कि वो खुद अपने वर्क के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, उसके लिए जाए, ना कि आप उसको उस तरह से करें कि शादी करके आप वहाँ पे चले जाओ। उसके लिए आप उनको तैयार करें ना। तो वैसे तो सर ने बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ बताए हैं, उससे हमें भी काफ़ी नॉलेज मिला है। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के जो केसेस है फ्रॉड के, कितने केसेस अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें क्या क्या कार्रवाई हुई है, तो हम पूरी तरह से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये साइबर फ्रॉड और ये इस प्रकार के विदेश भेजने के नाम पे, या जो कुछ सवाल पूछ रहे थे सिटीजनशिप को लेके, या फिर कहीं पे जनसंख्या का वो ओल्ड एज की ज़्यादा हो गए तो बसाने के लिए सरकार ये करे, इस प्रकार की आई डोंट थिंक कहीं पे भी कोई स्कीम होगी। तो इस प्रकार के उससे भ्रामक इनके उसमें आके आप लोग अपनी हार्ड एंड मनी को वेस्ट नहीं करें। और पूरी जैसे सर ने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, तो उसी प्रकार से आप लोग जागरूक बनिए। और माय बेस्ट विशेस। थैंक यू।